नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव है। राज्य में चुनावी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए के खिलाफ जनता परिवार एकजुट होने की बात कर रहा है, वहां अभी तक किसी तरह की आधिकारिक घोषणा न हो पाने से असमंजस बरकरार है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी नीतीश लालू एक राय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीजेपी कह चुकी है कि ये चुनाव उसके लिए काफी अहम है। खासकर दिल्ली में मिली हार के बाद बिहार जीतना बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और बिहार चुनाव में कहीं न कहीं सरकार के कामकाज का आकलन भी होगा। क्या सोच रही है बिहार की जनता, क्या है इस समय बिहार में अहम मुद्दे और कैसा है बिहार का सियासी भविष्य, सब कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर मनोज झा मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। दूसरे खास मेहमान बीजेपी से मेरे साथ आरपी सिंह मौजूद हैं। साथ ही मेरे साथ केसी त्यागी हैं जेडीयू से। वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार भी हैं और फोन लाइन पर साथ साथ अरविंद वाजपेयी भी होंगे, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिरंजन, अगर आपसे शुरुआत हम करें तो ये बताइए कि जब बताया जा रहा है कि इंटेंशन है तमाम पार्टियों की, ये सातों पार्टियां साथ आना चाहती हैं, लगभग पिछले कई महीने से लगातार हम सुन रहे हैं, एक कामयाबी भी हाथ लग चुकी है जो बायपोल में जीत हासिल हुई, उस सबके बावजूद ऐसी क्या हिच है जो इनको आधिकारिक घोषणा नहीं करने दे रही है? निश्चित रूप से साथ ये लोग इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इन लोगों के लिए राजनीतिक जीवन मरण का प्रश्न हो गया है। लेकिन ये सभी अपने अपने राज्यों में छत्रप हैं। इन लोगों के बीच और जो राज्यों में, जैसे बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों बड़े नेता समझते हैं खुद को, तो इन लोगों के बीच अहंकार का टकराव भी रहा है। नीतीश कुमार लगातार जंगल राज कहते रहे हैं लालू के राज को। लालू भी नीतीश का तख्ता पलट करने के लिए परिवर्तन रैली करते रहे हैं। अभी एक हालात ऐसे बने हैं जिसमें नरेंद्र मोदी का एक भूत जो सामने आया है, लालू जिसको जिन्न कहा करते थे, इस तरह का जो जिन्न सामने आया है, तो उसकी वजह से बेशक ये लोग साथ हैं, लेकिन सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। लालू को अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। लालू अभी चुनाव नहीं लड़ सकते, लालू अभी कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन उनके सामने बड़ा सवाल है कि उनके बेटों का या मीसा का, इन लोगों का क्या फ्यूचर होगा। तो लालू के सामने ये सवाल है। इसी तरह से मुलायम सिंह जो है, तो लालू के सामने जो परिवार का सवाल है, क्या वो उन्हें विलय की तरफ ले जा रहा है या विलय से दूर ले जा रहा है? नहीं, लालू के सामने वो इस बात को तौलेंगे मेरे ख्याल से। जैसे अगर नीतीश कुमार को ही लीडर मानकर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, तो अभी तो एक मजबूरी के तहत उन्होंने नीतीश को मुख्यमंत्री बनवा रखा है, लेकिन अगर 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनवाना हो और आरजेडी को पीछे करना हो, आरजेडी के सारे बड़े नेताओं को, रघुवंश प्रसाद सिंह है, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी है, अगर लालू यादव नहीं भी है तो राबड़ी देवी खुद भी है उनकी पत्नी, मीसा भारती को लेकर उनकी महत्वाकांक्षाएं, तो इन सारे नेताओं को पीछे रखना और नीतीश कुमार को 5 साल के लिए आगे कर देना, मेरे ख्याल से लालू के लिए बहुत आसान फैसला नहीं है ये। केसी त्यागी जी, अगर आपकी तरफ में आना चाहूं, फिलहाल ये बताइए कि जो मर्जर है, जो विलय है, लगातार मीडिया भी इंतजार कर रही है इस बात का, बिहार की जनता भी ये देख रही है कि जो आपकी इच्छा शक्ति है वो आखिर कितनी मजबूत है, क्या वाकई जो निजी हित हैं उनसे आगे बढ़कर ये पार्टियां साथ आ पाएंगी? आप एक सेक्युलर फोरम बनाने की बात कर रहे हैं, कब, क्या हमें कल ये आधिकारिक घोषणा मिल जाएगी? देखिए, जितने जनता दल परिवार के घटक सदस्य दल हैं, वो एक ही स्थान से निकले हुए, या तो समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया का, या चौधरी चरण सिंह की लोकदल है, या फिर बाद में वीपी सिंह के नेतृत्व वाला जनता दल है। हमारा नीति सिद्धांत कार्यक्रम को लेकर के कभी कोई विवाद नहीं हुआ। कृषि नीति को लेकर के, मजदूर नीति को लेकर के, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, सामाजिक समरसता को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के, नेताओं के आपस के मनमुटाव थे जो फिर बाद में पार्टियों के बंटवारे में शामिल हो गए। लिहाजा हमारे बंटने में, टूटने में जितनी जल्दी हुई थी, हमारे मिलने में भी उतनी जल्दी हो रही है और हो सकती है। हमारे जो मित्र अभी इतनी आसानी से और सिंप्लीफाई कर रहे थे, लालू प्रसाद जी का भी 40 साल का राजनीतिक जीवन रहा है। उन्होंने श्रीमती गांधी की तानाशाही के खिलाफ 19 महीने जेल में गुजारे हैं। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को लेकर के वो प्रसिद्ध रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी किसान मजदूरों के सवालों को सट से लड़ते आ रहे हैं। तो खाली इसको परिवार का कह करके और जीने मरने का सवाल कह करके, तो लोकतंत्र के भी जीने मरने का सवाल है
क्या देश एक पार्टी का राज झेलने के लिए तैयार है? नहीं, लेकिन कैसे और हमने एक पार्टी के राज का राज झेला है। इतना वक्त जो लिया जा रहा है उसको लेकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी एक राय नहीं होता। देखिए पार्टी के वर्कर हैं, उन्हें अपने झंडे से मोह है, उन्हें अपने चुनाव चिन्ह से मोह है, अपने नेतृत्व से मोह है। एक झटके में हमें अपना नेतृत्व भी छोड़ना है, झंडा भी छोड़ना है, चुनाव चिन्ह भी छोड़ना है। लेकिन विधिवत तौर पर मर्जर की घोषणा करके हम मुलायम सिंह यादव जी को अपना नेता भी और अपना अध्यक्ष भी मान चुके हैं। इस समय सीटों के बंटवारे को लेकर के बिहार के दोनों बड़े नेता नीतीश कुमार जी भी और लालू प्रसाद जी वो अभी लगे हुए हैं। आज भी पटना में बातचीत की संभावना है और जल्दी ही, खाली ये कोई सत्ता के बंटवारे के लिए नहीं, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए भी चुनाव। देखिए हमारा जो हम तो एनडीए में थे, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद के जो स्वाभाविक नतीजे थे अब वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये बताइए कि हो रही है? बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री हमले हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर क्या आप लोग की सहमति बन पाई है? क्या नीतीश कुमार ही इस पूरी गाड़ी का इंजन होंगे? नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं। सारे दलों के जो हमारे घटक दल हैं जो मर्ज हो रहे हैं, उनके नेता मिलकर के तय करेंगे कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। ये तो भाजपा में भी तय नहीं है। भाजपा जिस पार्टी ने 32-33 एमपी जीते थे उसका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय नहीं है। वेंकैया नायडू जी ने जाकर के बिहार में सुशील मोदी को घोषित कर दिया था, तो गजराज सिंह जी का 2 मिनट बाद ही बयान आ गया कि नहीं, हम सुशील मोदी के नेतृत्व में नहीं, हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हों। तो ये अंतर विरोध शेरवानी जी सब जगह है, खाली हमारे यहाँ नहीं है, इनके यहाँ भी। लेकिन इस बीच की और नहीं, अंतर्विरोध जरूर है केसी त्यागी जी, अंतर्विरोध जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो देर हो रही है इससे कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि शायद हो सकता है ये मर्जर कभी हो ही ना पाए। और इस हाल में क्या सूरत हाल होगी, किस तरह से बीजेपी पावरफुल होगी? यहाँ पर आरपी सिंह बैठे हुए, उनकी बाँछें खिल रही हैं कि अगर नहीं मर्जर होता है तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा। उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन डॉक्टर मनोज ये बताइए कि क्या इशू क्या है, मुद्दा क्या है, क्या जड़ है इस बात की कि कहीं ना कहीं वो लोग, त्यागी जी ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, जो तमाम विचारधाराओं पर के साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक ही जाहिर पेड़ से निकली हुई शाखाएं हैं जो अलग अलग बढ़ गई हैं। क्या ऐसा मुद्दा है जो आप एक साथ आकर अनाउंसमेंट ऐलान नहीं कर पा रहे हैं? आरफा जी, केसी त्यागी जी ने मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। एक खूबसूरत सा शेर है, बैठे थे शाख पे तो सारे थे एक साथ, उड़ते ही शाख से सिमतों में बट गए। तो ये जो सिमतों में हम बट गए बीते वर्षों में, और अपने अपने सिमत का इतिहास लेकर के जब हम साथ में आएंगे, तो ये तो शरबत बनाने की तरह नहीं होगा ना कि चीनी और पानी डाला शरबत तैयार। मैगी 2 मिनट्स नूडल्स नहीं है ये। इस हम जानते हैं कि हमारे मतभेद रहे, और अक्सर वो मतभेद अहंग के मतभेद रहे, छोटे मोटे मनमुटाव रहे। तो एक वैचारिक पारिस्थितिक जो चीज होती है, हम सब तैयार हैं कि यह विलय हो, जल्द हो, और एक साझा प्रगतिशील गठबंधन, कम से कम अगर विलय में थोड़ी बहुत भी विलंब होता है तो एक साझा प्रगतिशील गठबंधन तैयार किया जाए। इस पर कहीं कोई दुराव नहीं है। मेरे एक मित्र, देखिए अक्सर जब आप व्यक्ति, परिवार, इस तरह की बातों से गूढ़ राजनीतिक मंथन को समझाएंगे तो हो सकता है वो चटपटा जरूर लगे, लेकिन आवाम के साथ अन्याय है। ये विकल्प सिर्फ ये नेता नहीं चाह रहे हैं, ये विकल्प बिहार की आवाम चाह रही है, पूरे उत्तर भारत की आवाम चाह रही है। वो चाह रही है कि एक जी मनोज झा जी, क्या ये सच नहीं है? मैं अपनी बात खत्म कर लूं। बहुत मैं इतना सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे केसी त्यागी जी ने भी कह दिया, आपने भी कह दिया। कर ले मनोज जी, फिर अभिनंदन आपकी तरफ आऊंगी। जी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, बड़ी तेजी से मेरा मुल्क बदल रहा है, और वो तमाम बदलाव वो हाहाकार क्रिएट कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, और उसके बावजूद लोग चाहते हैं कि हम मान लें कि हम मोदी जी की वजह से सिर्फ, या भाजपा के डर से, ये डर का डिस्कोर्स हमें समझ में नहीं आता है। हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ आ रहे हैं और लोगों को एक विकल्प देने जा रहे हैं। समाजवाद को लोग भूल बैठे थे, हम 21वीं सदी में जिंदा करना चाहते हैं। नव उदारवाद के खिलाफ एक व्यापक मोर्चाबंदी करना चाहते हैं।
सेक्युलरिज्म को हम मुसलमानों के गले की घंटी नहीं रहने देना चाहते हैं। ये हमारा एजेंडा है और इस एजेंडे से लोगों में छटपटाहट है। वो कहते हैं अभी क्यों नहीं घोषित कर देते हो, नेता के सवाल पर टकराव है। कुछ नहीं है भाई, बस थोड़ा सब्र। सिमटों में बटे हुए थे, आप अपना अपना इतिहास ला करके एक साझा इतिहास बनाने जा रहे हैं। ठीक है, वापस आती हूँ आपकी तरफ। अभी नहीं जवाब दीजिए, फिर मैं आरपी सिंह जी। हाँ नहीं, देखिए जिस तरह से त्यागी जी ने और मनोज झा जी ने दोनों ने कह दिया कि मैंने मुद्दे को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, क्या ये दोनों मेरे बंधु इस बात से इनकार कर पाएंगे कि चाहे वो जनता दल सेक्युलर हो या लोकदल हो या समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, इन पार्टियों का मैं नाम लेकर कह रहा हूं, क्या ये परिवार आधारित पार्टियां नहीं है? समाजवादी पार्टी की तो जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो उनके 5 सांसद हैं वो सारे के सारे परिवार के हैं। लालू जी ने राम कृपाल जैसे दाहिने हाथ को, राम कृपाल यादव उनके दाहिने हाथ हुआ करते थे, बेटी के लिए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, ये सबको पता है। तो इतना सिंप्लीफाई करने मैंने नहीं किया है। लेकिन दूसरी चीज मैं कहता हूं, दोनों बंधुओं की बात से मुझे 2 चीजें साफ लग रही हैं कि एक तो जो कल मर्जर की बात कही जा रही थी, ऐसा लगता है कि उसमें विलंब हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन बिहार में इस तथाकथित जो संभावित एक परिवार बनने वाला है, उसका सर्वसम्मति से जिस दिन नेता बनेगा, चुना जाएगा, उसी दिन मेरे ख्याल से मर्जर हो पाएगा। अगर सर्वसम्मति से नेता नहीं चुना जा सकेगा तो मेरे ख्याल से ये दिक्कतें रहेंगी, मर्जर नहीं होगा, फिर इन लोगों को गठबंधन के लिए प्रयास करना पिछले कई महीने में लगातार हम अलग अलग प्रवक्ताओं की जबानी सुन चुके हैं, जेडीयू के खासकर नेताओं के जरिए कि नीतीश कुमार ही इसका इंजन होने जा रहे हैं। मैंने खासकर उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। लेकिन आरपी सिंह जी, ये बताइए, आपके लिए पहली बात तो ये चुनाव कितना अहम है और क्या इस बात का अंदाजा है बीजेपी को कि बिहार में जो ये चुनाव होने जा रहा है वो सीधे तौर पर जो एनडीए सरकार का 1 साल का कामकाज है उसके नंबर्स मिलेंगे आपको बिहार चुनाव में? देखिए, हर चुनाव अहम चुनाव होता है। हम हर चुनाव को अहम चुनाव मानकर चलते हैं। वो बिहार का होगा, आगे यूपी का होगा, उसके बाद आगे पंजाब होगा। हर चुनाव अहम चुनाव है। परंतु मैं और इसको ये भी मानकर चल रहा हूँ कि ये चुनाव रिफ्लेक्ट करेगा हमारे सेंटर की परफॉर्मेंस को, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेगा। परंतु वहाँ पे लोकल इश्यूज हैं, बेसिक इशू। वहाँ पे लोकल गवर्नेंस का इशू आज वो बड़ा इशू है। परंतु जो अभी बार बार शाखा की और एक डाल पे मैं चाहता हूँ, आज एक शाखा पे सब प्राणी इकट्ठा होना चाहते हैं। ये अलग अलग भांत के अलग अलग टाइप के प्राणी इकट्ठा होना चाहते हैं। नीचे उनको एक उनकी बाहर दिख रही है, दिख रहा है कि एक मामला, एक वेव दिख रही है जिसके चलते इकट्ठा हो रहे हैं। ये कोई मुझे बता दे, बात आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ बीजेपी की बात करिए। मुझे कोई पॉलिसी, कोई ऐसी विचारधारा, आप ये बताइए कि आपके पास क्या एजेंडा है, अपना एजेंडा बताइए। मैं उस पर एक उदाहरण जिस पे इकट्ठा हो रहे हैं और किस समाजवाद की बात करते हैं, मुझे पता नहीं समाजवाद में किस प्रकार की बात करते हैं। जो भी कहा कि एक परिवार के 5 एमपी हैं, आगे अपने परिवार को बढ़ाने की बात करते हैं। आरपी सिंह जी, कुछ देर के लिए भूल जाइए, कुछ देर के लिए भूल जाइए। मैं ये कह रही हूँ कि जंगल राज, आतंक राज, सुशासन क्या कुशासन बाबू, आप जो है क्या देने जा रहे हैं? मैं तो सर समाज, उन्होंने वैचारिक पक्ष कहा, मैं तो वैचारिक पक्ष की बात कर रहा हूँ। परंतु जहां तक और उन्होंने चर्चा में कहीं जयप्रकाश जी की बात नहीं की, मैं माफी चाहता हूँ। ये जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से काफी लोग निकले थे। मैं सोचा था कि शायद जयप्रकाश नारायण जी के बारे में चर्चा करेंगे, उन्होंने चर्चा करी, कोई विषय रखा नहीं। हाँ, बाकी भाजपा अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और हमारी पार्टी की तैयारी पूरी है चुनाव लड़ने की। और हम उस ढंग से सोचकर बैठे कि हमने इस बार बिहार को एक अच्छा शासन देने की तैयारी करनी है। वो सब ठीक है, लेकिन जो विकास का एजेंडा लेकर जो आपने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा पिछली बार बिहार में, ऐसा परफॉर्मेंस आपने दिया जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आपको यह अंदाजा है कि 1 साल में जो तस्वीर है वो बहुत बदल गई है? तस्वीर मेरे हिसाब से अच्छी हुई है 1 साल में। आपको बदली तस्वीर को मैं ये मानूं कि तस्वीर आज अच्छी हुई है। और आज नीचे उसका बदली तस्वीर का एक मैसेज है जो मोदी जी ने सामाजिक कल्याण के विषय जो चलाए हैं। मुझे पता नहीं, आज से पहले कई सालों में मैंने तो कभी सुना नहीं कि सामाजिक सुरक्षा नाम से कोई चिंतन हुआ हो। आज देश में पहली बार सामाजिक सुरक्षा नाम से चिंतन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। यूपी की सारी स्कीमें जब भी बात उन्होंने की है, सामाजिक सरोकारों की बात की उन्होंने। मनरेगा क्या है, यूपी की स्कीम बात कर लें, लागू ही क्या है, लागू ही क्या नेशनल सिक्योरिटी की स्कीम। आज जो हर आदमी को मिल रहा है, हर आदमी की पेंशन की चिंता हो रही गरीब आदमी की, ये पहले क्यों नहीं लागू कर दी आपने इसकी? चुन मैं आपकी एक बात ये मानूं कि यूपी की स्कीम होगी, पर लागू किसने की? अभी बताइए, एक साल के कामकाज का बिहार में कितना असर होने जा रहा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक चर्चाओं के बीच में कभी कभी हंसी आ जाती है मुझे, तो इसके लिए आप भी माफ करेंगे और दर्शक भी माफ करेंगे, क्योंकि राजनीतिक डिबेट थोड़ा हास्यास्पद हो ही जाता है। इसमें यह बात जरूर है कि बिहार में जाति और सांप्रदायिक समीकरण इस तरह के हैं कि मुझे लगता है कि अभी भी विकास जो है
सेकेंडरी मुद्दा ही रहेगा, क्योंकि इतने पिछड़े राज्य के लिए। हाँ, इतने पिछड़े हुए राज्य के लिए विकास जो है सेकेंडरी मुद्दा ही रहेगा। क्योंकि देखिए, सभी जातियां जो हैं, अगड़े जो है किसी भी कीमत पर आप जो इनका जनता परिवार सो कॉल बनने जा रहा है, कितने भी प्रोग्रेसिव फेस को सामने कर देगा, जो बिहार का अगड़ा वर्ग है वो उनको वोट करेगा नहीं। नरेंद्र मोदी की टीम कितने भी प्रोग्रेसिव फेस को सामने कर देगी, जो बिहार का मुसलमान है वो उनको वोट करेगा नहीं। अलग अलग जातियां हैं, सबके अपने अपने नेता हैं, चाहे उनके बारे में आप ये मानते रहें कि वो आपराधिक छवि के हैं, बाहुबली हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, तो उन जातियों के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये बिहार की एक सच्चाई है और यही होने वाला है। अभी देखिए, ये बात जरूर है, मैं मानता हूं व्यक्तिगत कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से लोगों के मन में उम्मीदें जगाई थी चुनाव से पहले, चुनाव के बाद एक साल में मैं अगर ये नहीं कहूंगा कि बुरे दिन आ गए हैं, तो मैं ये भी नहीं मानता हूं कि अच्छे दिन आ गए हैं। तो एक चीज ये है, और 6 महीने में थोड़ी और एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन चूंकि दिक्कत ये है कि इनकी तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो ये जनता परिवार या जनता गठबंधन सामने आने जा रहा है, वो शायद उनके मुकाबले उनसे बेहतर कोई विकास पुरुष को सामने नहीं कर पाएगा। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी बिहार में उस तरह से काम नहीं करेगा। जाति के और संप्रदाय के समीकरण वहां प्रबल रहेंगे। अरविंद वाजपेयी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एलजेपी से। जाहिर है पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, इनके पार्टी के नेता, इनकी पार्टी। अरविंद वाजपेयी, ये बताइए कि आरएसएस ने फिलहाल जो एजेंडा बिहार में चलाया है कि तमाम जातियों की जो भेदभाव हैं उन्हें खत्म कर एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। वो कह रहे हैं एक गांव, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान। क्या आपको लगता है कि वाकई इतना आसान होगा ये बीजेपी के लिए, आपके सहयोगी के लिए, आरएसएस के लिए, क्या लोगों को मोबिलाइज करना जमीन पर? देखिए, ऐसा है, बिहार की राजनीति बड़ी साफ है। लालू के जंगल राज के खिलाफ नीतीश बाबू ने कमान को पकड़ी थी और उसके लिए उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया था और उस वक्त ये बीजेपी को अछूत पार्टी मानते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सरकार बनाई। तो सत्ता की लोलुपता में नीतीश कुमार कहां तक जाएंगे? अब वही लालू जो जंगल राज के खिलाफ लड़के आए थे उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। और अभी जनता दल के नेताओं श्री केसी त्यागी जी ने और दूसरे मनोज झा जी ने बड़ा साफ कर दिया कि मर्जर की बात तो अब अभी पता नहीं कब तक होगी, अब तो गठबंधन की बात तक आ गए हैं और सीट शेयरिंग हो रही है। तो जब स्थिति इस तरीके की बन रही है और दूसरी तरफ जो प्रतिद्वंदी होंगे वो बीजेपी होंगे और हमारी पार्टी होगी। बीजेपी ने अगर एक साल में कोई काम करके दिखाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ही किया है। विकास की प्लानिंग में एक साल में कोई रिजल्ट नहीं आता है, कोई कारखाना एक साल में नहीं लगता है। लेकिन एक साल के अंदर चुनाव हो जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात बीजेपी के लिए होने जा रही है, आरपी सिंह भी यहाँ मौजूद हैं, कि किस तरह से राज्यसभा में लगातार उन्हें अपने मजबूत पक्ष की जरूरत है, राज्यसभा में जरूरत है उन्हें ज्यादा नंबर्स हों और एक के बाद एक अगर इस तरह से राज्य के चुनाव अगर वो हारेंगे तो राज्यसभा में काफी मुश्किल हो सकती है। और जो विकास का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं आती हूँ वापस, विकास का एजेंडा जो आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए राज्यसभा में मजबूत होना जरूरी है। इससे पहले कि मेरे पास बिल्कुल लास्ट 2 मिनट बचे। आपने गलत कहा कि हम चुनाव हारे हैं सर, एक दिल्ली छोड़कर बाकी सब चुनाव हम जीते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में देख लीजिए आप क्या हालत हो रही है। अभी जब होगा तब बात करेंगे, वेस्ट बंगाल के छोटे इलेक्शन की बात करिए। लेकिन दिल्ली का बात छोड़ दिए, बाकी हम सब चुनाव जीतेंगे, मत कहिए। और अभी बिहार और यूपी हम वैसे ही जीतेंगे। ठीक है, चलिए, आपके विश्वास पे हमें भी विश्वास है। फिलहाल केसी त्यागी जी, ये बताइए कि माना यह जा रहा है कि अगर ये विलय नहीं होता है जिसको अभी से गठबंधन कहा जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को होगा। एक तो मैं अपने मित्र आरके सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो गृह सचिव की मुद्रा से निकल करके पॉलिटिकल वर्कर की मुद्रा में आ जाएं। ये बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन कई बार जो इनका अफसर वाला अंदाज है बना रहता है। नहीं, दिल्ली बीजेपी के नेता है आरपी वाजपेयी जी, आप कम से और फिलहाल पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। आरके ये वाजपेयी जी, हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात, और भी आगे बढ़ेंगे। वाजपेयी जी 2002 में हम और आप दोनों जनता दल यू में थे, गोधरा कांड हुआ था और हमारे मित्र और आपके नेता श्री रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया था गोधरा कांड के विरोध में कि नरेंद्र मोदी ने वहां पे नृशंस हत्याकांड कराया है। उसके बाद वो पाकिस्तान गए थे और नवाज शरीफ से उन्होंने अपना परिचय कराया था कि हम रामविलास पासवान हैं जो श्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ इस्तीफा देकर के आए हैं। जब वो नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान मिल सकते हैं तो नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद जी को मिलने में आपको क्या दिक्कत पेश आ रही है?
चलिए ठीक है, दिक्कत तो जनता को पेश आएगी, दिक्कत किसी को नेताओं पेश की नहीं आ रही है। दिक्कत तो जनता को पेश आने वाली है जो जंगल राज के साथ चलेंगे तो। जी चलिए, आखिरी सवाल बिल्कुल एकदम लास्ट 30 सेकंड मेरे पास बचे हैं। डॉक्टर मनोज झा, कार्यक्रम में समय कम है, मैं जानती हूँ आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। लालू यादव के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल की घड़ी है। अगर देखा जाए 1 साल पहले के ही चुनाव, तो जो 5 कैंडिडेट यादव जीते हैं वो सीधे तौर पर आरजेडी बीजेपी के जो कैंडिडेट जीते हैं 5 यादव हैं, और 5 जो हैं वो आरजेडी के कैंडिडेट्स को हराकर जीते हैं। तो क्या ये विश्वास है आपको कि यादव वोट अभी इंटैक्ट है आपके पास? मैं कहूं, अक्सर बिहार के हिस्से में हमेशा बुरी चीजें आती हैं कि जाति सिर्फ बिहार में है। सिर्फ यादव नहीं, तमाम पिछड़े प्रगतिशील वर्ग अगरों से और मुसलमान, और ये सब इकट्ठा होंगे। और आखिरी में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे मर्जर पे बहुत अक्सर कहा जाता है, तो चलते चलते भी सुन लीजिए, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर तो आरजू ही सही। हमें हमारे आरजू के साथ रहने दीजिए, इसी पे चलिए, उम्मीद है कि आपकी आरजुएं पूरी भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। कार्यक्रम में समय समाप्त हो चुका है, तो जाहिर है इंतजार है, बड़ी बड़ी बातें जरूर की जा रही हैं। विचारधारा के स्तर पर विलय की बात हो रही है, कैपिटलिज्म के इस दौर में समाजवाद का जिक्र हो रहा है। उम्मीद हमें कर सकते हैं कि ये सब चीजें जो है एक हकीकत में बदलेंगी और सामने हमें एक विलय जरूर नजर आएगा, वरना जाहिर है बिहार की जनता को फैसला करने में देरी नहीं लगेगी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।